क्लास है 9th, सब्जेक्ट है साइंस, ब्रांच है केमिस्ट्री, चैप्टर है 3rd और चैनल है आपका इजोटी साइंस, जहां पर आपको साइंस की बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। तो हमारे केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बायो के भी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो पूरी तरीके से अगर मैं बोलूं तो 9th की साइंस के 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं 1 शॉट में, उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 3rd है जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, उन दोनों लेक्चर्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो इससे पहले 2 लेक्चर्स में हमने क्या क्या चीजें सीखी, 1 मिनट में मैं उसको रिकैप कराऊंगा और उसके बाद आज फ्रेश टॉपिक को हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने एटम्स और मॉलिक्यूल की हिस्ट्री को डिस्कस किया कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हमारे फिलोसोफर्स कैसे डिफाइन करते थे, कैसे एक्सप्लेन करते थे। उसमें हमने अलग अलग फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई एटम क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। अगर आपको एटम क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, अगर इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो इससे पिछली वाली जो फर्स्ट लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किया था कि एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं और आपके कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम इससे पिछले वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। उसके बाद मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर डिस्कस करी कि आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था कि आप क्या करिए ना कि आप यहां पर 1 से और 20 तक के जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनको पहले आप याद करिए। उनको याद करने से क्या होगा, इस चैप्टर के या आने वाले जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, उनमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 120 तक के एलिमेंट्स एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए उनके सिंबल के साथ कि उनका सिंबल क्या है। जैसे हाइड्रोजन का कैपिटल H, हीलियम का कैपिटल H, स्मॉल e, कैल्शियम का Ca, पोटेशियम का K, इस तरीके से आपको याद रखने। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हमने यहां पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा था। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है ये 2 तरह के होते हैं। इसके अंदर 2 लॉज को हमने डिस्कस किया। पहला आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा आया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये किसने दिया था, लेवोजियर ने दिया था। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये किसने दिया था, आपका प्राउस्ट ने दिया था 1779 में। ठीक है, तो ये 2 लॉज हमने डिस्कस किए थे अच्छे से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जो आपके लेवोजियर ने दिया था 1774 में, ये बोलता है कि जो मैटर होता है या जो उसका मास होता है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, ना तो एनर्जी को आप बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप चेंज जरूर कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसको बना या बिगाड़ नहीं सकते। ठीक इसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है। मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां पर हमने इसके एग्जांपल्स देखे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, कांस्टेंट मतलब यहां पर फिक्स प्रोपोर्शन होता है कि जो कंपाउंड होता है, जो गिवन कंपाउंड होता है, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें भी जो एटम्स होते हैं वो एटम्स एक फिक्स रेशियो में होते हैं, फिक्स रेशियो में होते हैं। जैसे आप चाहे नदी का पानी ले लो, अब पानी क्या होता है H2O, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमने 1:8 पढ़ा था। अब चाहे आप नदी का ले लो, चाहे आप किसी नाले का पानी ले लो, चाहे किसी रिवर का पानी ले लो, समुद्र का पानी ले लो, टैप वाटर ले लो, अपनी टंकी का पानी ले लो, किचन का पानी ले लो, कहीं से भी पानी ले लो आप, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 के रेशियो में वो हमेशा होगा। तो वो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, वो कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है बच्चों वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इन दोनों लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए डाल्टन साहब ने
अपनी एक थ्योरी दी जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है ये पीछे के जो दो लॉ हमने पढ़े, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसको एक्सप्लेन करता है। उसको क्या करता है? ये एक्सप्लेन करता है, उसको एलोबरेट करता है हमारे सामने, ठीक है। तो ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये किस पर बेस्ड है? सबसे पहले आपको तो यही पता होना चाहिए, इट इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच वाज गिवन बाय लेवोजियर इन 1774। और दूसरा लॉ क्या है आपका? लॉ ऑफ आपका डेफिनिट प्रोपोर्शन, है ना, या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दैट वाज गिवन बाय प्राउस्ट इन 1779, ठीक है। तो ये दो लॉ हैं आपके केमिकल कॉम्बिनेशन के। अब डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है ये इन्हीं लॉज पर डिपेंड करती है, इन्हीं पर ये बेस्ड है, इन्हीं को ये एक्सप्लेन करती है, एलोबरेट करती है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर, हमारे चारों तरफ की जितनी भी चीजें हैं जिनको हम मैटर कह रहे हैं, ये मैटर कुछ भी हो सकता है। ये मैटर कोई एलिमेंट हो सकता है, ये मैटर कोई एलिमेंट हो सकता है, ये मैटर कोई कंपाउंड हो सकता है, और ये मैटर कोई मिक्सचर हो सकता है। ये सारी चीजें किसकी बनी होती है? किससे बनी होती है? छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है, टाइनी पार्टिकल्स की बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। क्या बोलते हैं? एटम्स, ठीक है। जैसे आपकी ये पेन है भैया, तो ये पेन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई है, बिकॉज दिस इज अ मैटर एंड दिस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, है ना। और उन टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं भैया? एटम्स बोल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं भैया? एटम्स बोल रहे हैं। तो ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है। अब डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में 6 पोस्टुलेट्स दिए। कितने पोस्टुलेट्स दिए? 6 पोस्टुलेट्स दिए, एजम्पशंस दिए, है ना। उसने 6 शर्तें दी, ठीक है ना। तो पहला पोस्टुलेट क्या था इसका? पहला पोस्टुलेट क्या था इसका? ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स आर नॉन एज एटम्स। कि जितने भी मैटर होते हैं आपके चारों तरफ, चाहे वो लिक्विड स्टेट में है, चाहे सॉलिड स्टेट में है, चाहे वो आपकी गैसियस फॉर्म में है, वो जितनी भी चीजें होती है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनती है। और उन छोटे 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 पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं भैया? एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। अब जैसे यहां पर क्या है भैया? यहां पर क्या है आपका? यहां पर है आपका सॉलिड, ठीक है, सॉलिड। तो सॉलिड, दूसरा है आपका लिक्विड, तीसरा है आपका गैस। समझ आया? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, क्लोज होते हैं, लिक्विड के थोड़ा उससे दूर होते हैं, और गैस में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इसलिए गैस जो है बहुत तेजी से फैलती है। ये तो आपको फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा लिया था, ठीक है। अब देखिए, यहां पर मैटर आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब ये सब किसके बने हुए हैं भैया? ये किसी भी फॉर्म का मैटर हो, whether it is solid or liquid, or you can say whether it is liquid or gas, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये छोटी छोटी कणों के मिले हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, और उन पार्टिकल्स को इसने क्या बोला? एटम्स बोला। तो ये पहला पोस्टुलेट था आपका किसका? डाल्टन की। समझ आया? दूसरा पोस्टुलेट था डाल्टन का, एटम्स आर इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मींस दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, है ना, जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। आप कोई चीज है ना, किसी चीज को आप तोड़ रहे हो, एक स्टेज ऐसी आएगी कि वहां से आप उसको आगे नहीं तोड़ पाओगे, है ना। उस छोटे से पार्टिकल को हम क्या बोल रहे हैं? मैटर बोल रहे हैं, और मैटर एटम्स बोल रहे हैं। और एटम्स को किसी हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इसके लिए कुछ स्पेशल टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक है ना, जो इतनी आसानी से अवेलेबल भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनसे इसको देखा जाता है। तो ये इनडिविजिबल होते हैं, मतलब इनको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये किसने बोला? डाल्टन ने। हालांकि आज के दिन में ये बात गलत है कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है ना, क्योंकि आगे जाकर के एटम्स के अंदर हमने प्रोटॉन की खोज करी, इलेक्ट्रॉन की खोज करी, न्यूट्रॉन की खोज करी, मतलब एटम्स भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ है। तो एटम से छोटा तो इलेक्ट्रॉन हुआ, उससे छोटा तो प्रोटॉन हुआ, उससे छोटा तो न्यूट्रॉन हुआ। तो ये आगे की बातें हैं, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि जो डाल्टन बोल रहे हैं ना, ये इंडिविजिबल पार्टिकल है भाई, इसको आप डिवाइड। तो अपने टाइम के हिसाब से तो डाल्टन सही था,
है ना, जो पहले की थ्योरीज दे रखी थी उनके बेसिस पर उसने बोल दिया कि दिस इज इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इसको ना तो आप बना सकते हो और ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखिए, यहां पर देखिए एक ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, यहां पर एक ऑक्सीजन एटम है जिसका मास कितना है, 16 मास है इसका, 16 मास यूनिट का है। ठीक है ना, तो 16 होता है ऑक्सीजन का मास। अगर 2 ऑक्सीजन होते तो 16 टू 32 हो जाता, लेकिन यहां पर वाटर में आपको पता ही है H2O में एक ही ऑक्सीजन होता है, उसका मास 16 होता है। उसके बाद है आपका हाइड्रोजन, तो यहां पर एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 16 और 2 को यहां पर हमने ऐड किया तो यहां पर कितना निकला, 18। तो 18 है आपका टोटल मास किसका, आपके वाटर का। ऐसा नहीं है कि यहां आकर के चेंज हो गया, यहां आकर के एक ही चीज तो हुई, ऑक्सीजन आपके हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया। अब यहां पर हाइड्रोजन का मास रिएक्टेंट में कितना था, यहां पर हाइड्रोजन का मास कितना था भाई, यहां पर हाइड्रोजन का मास 1 था। अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 था, और यहां पर कितना है, 16। तो यहां पर अगर मैं टोटल की बात करूं तो 16 + 2 18। तो रिएक्टेंट में जितना मास है, यहां पर आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में जितना मास है उतना ही राइट हैंड साइड में है, मास में कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है ना, कि भाई जितना किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास का ना तो यहां पर मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता और ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता। ऐसा भी नहीं कि 18 से ऊपर चला गया और ऐसा भी नहीं कि 18 से नीचे चला गया, इधर भी 18 ही था, इधर भी 18 ही है, बस इधर यहां पर जो है यहां पर कंबाइंड फॉर्म है और यहां पर थोड़ा सेपरेटेड है दोनों चीजें, लेकिन फिर भी मास तो सेम है दोनों का। ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, यहां पर केवल एटम्स अपने को रीअरेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, यहां पर रीअरेंज कर रहा है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में एटम्स अपने को रीअरेंज करते हैं, अपनी जगह को चेंज करते हैं, लेकिन अपने मास को कभी भी चेंज नहीं करते। ठीक है ना, चलिए अब देखिए जैसे पोस्टुलेट 3, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो गिवन एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं ना वो आइडेंटिकल होते हैं। जैसे यहां पर सिल्वर है, अब सिल्वर का एक सिक्का ले लो आप, जैसे सिल्वर है ना, जैसे यहां पर ऑर्गन है मान लीजिए, है ना, यहां पर ऑर्गन ले लिया आपने। अब जैसे ऑर्गन ले लो आप, तो ऑर्गन एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर इसका 18 होता है। अब इस ऑर्गन को हमने छोटे 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 एटम्स में तोड़ दिया, तो ये ऑर्गन जो होगा ना, ये ऑर्गन के एटम से ही बना होगा। अब ऑर्गन का ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम, तीनों आइडेंटिकल हैं, तीनों सेम हैं, तीनों में कोई चेंज नहीं है, तीनों का साइज एक जैसा होगा, तीनों का मास एक जैसा होगा, और तीनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, शेप में, साइज में, मास में, हर चीज में, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि गिवन एलिमेंट जो होगा किसी भी एटम का, किसी गिवन एलिमेंट जो होगा उसके जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। भाई यहां पर मान लो गोल्ड है, क्या यहां पर गोल्ड है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए गोल्ड है, ठीक है। अब इस गोल्ड के सिक्के के 2 4 5 6 7 8 इतने टुकड़े करिए कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसका कोई टुकड़ा ही नहीं कर पाओगे, तो वो उसका क्या है, एटम है। अब ऐसा नहीं है कि एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, तो ऐसा नहीं है कि इस टुकड़े की प्रॉपर्टी इससे अलग है, इसकी प्रॉपर्टी इससे अलग है, नहीं, ये टुकड़ा भी किसका बना हुआ है, गोल्ड के एटम का बना हुआ है, ये भी गोल्ड के एटम का बना हुआ है, और ये भी गोल्ड के एटम्स का बना हुआ है, ठीक है ना। और गोल्ड के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। ये बात कह रहे हैं आपके कौन, डाल्टन, अपने पोस्टुलेट नंबर 3 में, ठीक है। पोस्टुलेट 4 क्या कहता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर अभी तक तो मैंने सेम की बात करी, अब अगर आपके पास डिफरेंट एलिमेंट हैं और उन डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका मास भी डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। जैसे H2O में 2 डिफरेंट आपके एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। तो यहां पर देखिए भैया, ऑक्सीजन का जो मास होगा वो हाइड्रोजन से बिल्कुल डिफरेंट होगा, यहां पर नाइट्रोजन का मास ऑक्सीजन से अलग होगा, यहां पर ऑक्सीजन का मास कार्बन से अलग होगा, क्योंकि यहां पर डिफरेंट एलिमेंट्स है, इसीलिए उनमें डिफरेंट एटम्स होंगे और उन डिफरेंट एटम्स का डिफरेंट मास होगा। सिंपल सी बात है यहां पर भाई। यहां पर H2O लिखा आपने,
तो इस H2O में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट आपके क्या है एटम्स है, तो इनका मास भी डिफरेंट होगा। आपको पता है हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ठीक है, तो डिफरेंट हो गया। पोस्टुलेट नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं कि जो आपके एटम्स होते हैं कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, है ना। जितने भी एटम्स होते हैं ना वो जब कंबाइन होते हैं तो वो एक रेशियो में कंबाइन होते हैं जिसमें स्मॉल होल नंबर्स आते हैं, ठीक है ना। स्मॉल होल नंबर से मतलब हो गया जैसे वाटर है, तो वाटर में कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन है, तो 1:2 मतलब 1 ऑक्सीजन है और 2 क्या है आपके हाइड्रोजन है। तो ये रेशियो में कंबाइन है आपके एटम्स जिसमें 1 ऑक्सीजन का एटम है 2 हाइड्रोजन के एटम से 1:2 के रेशियो में यहां पर वाटर के अंदर दोनों एटम्स प्रेजेंट हैं। अब जो ये रेशियो होगा ना ये स्मॉल होल नंबर, अब यहां पर 1 और 2 क्या है स्मॉल होल नंबर है, स्मॉल होल नंबर है और ये एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड वाटर यानी कि H2O। तो यहां पर ये क्या है फिक्स रेशियो है। अब आप कहीं का भी पानी ले लो भैया, बारिश का पानी ले लो, आप कीचड़ में से पानी की बूंद ले लो, टैप वाटर ले लो, रिवर वाटर ले लो, लेक वाटर ले लो, पाउंड वाटर ले लो, कहीं से पानी ले लो, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का रेशियो होगा नंबर के कॉन्टेक्स्ट में 1:2 होगा, वो 1:2 होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स होगा, हमेशा फिक्स होगा। तो दिस इज पोस्टुलेट नंबर 5। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देख लो आप, कार्बन 1 है ऑक्सीजन 2 हो 1:2 अगेन, ठीक है। अगर मैं बात करूं HCl हाइड्रोक्लोरिक HCl, तो HCl में 1 हाइड्रोजन है और 1 क्या है क्लोरीन है, तो कहीं से भी आप HCl ले लो किसी भी, ठीक है ना, तो उसमें रेशियो कितना होगा 1:1 सॉरी। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में भी होता है और आपके अंदर भी होता है, क्योंकि आप भैया अंदर ऑक्सीजन लेते हो बाहर CO2 लेते हो, तो जो बाहर CO2 है और जो आपके अंदर CO2 है उस CO2 में भी 1 कार्बन होगा और 2 क्या होंगे ऑक्सीजन होगी, और बाहर जो CO2 है उसमें भी 1 कार्बन होगा 2 क्या होंगे आपके ऑक्सीजन होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम रहेगा। समझ आया? ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली में जो CO2 गैस है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो अलग है और यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो अलग है, ऐसा नहीं है। जितनी भी CO2 जहां से भी CO2 आ रही है उसमें कार्बन, उसका फॉर्मूला होगा CO2 और उसमें कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 ही होगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर है भैया? ठीक है। नोट्स भी बनाते रहना है आपको साथ साथ में ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो, ज्यादा अच्छे से याद हो। पोस्टुलेट नंबर 6, ये सबसे लास्ट आपका पोस्टुलेट है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड में जो आपके एटम्स होते हैं, है ना, द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स, एटम्स के जो टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं और उसके जो नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में, वो चेंज नहीं होते। अब जैसे भैया H2O है, H2O है तो H2O में 2 आपके हाइड्रोजन है 1 आपका ऑक्सीजन है, तो 1:2, ये बात मैं पहले बता चुका हूं आपको, है ना, ये चेंज नहीं, ये कांस्टेंट होगा। और यहां पर जो एटम का टाइप होगा वो भी कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि रिवर का जो वाटर है उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और 2 ऑक्सीजन होंगे। अगर 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलेंगे तो H2O2 बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा वो, फिर वाटर नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं का भी वाटर ले लो वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे, मतलब काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट एंड रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आर आल्सो कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। क्लियर है? ऐसे CO2 में देख लो, कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा, ये काइंड्स ऑफ एटम हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन का एटम होगा और उनका रेशियो होगा 1:2, ठीक है। ऐसे आपका HCl मैंने पिछली स्लाइड में बताया 1:1, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां से क्लियर हो जाती है। क्लियर है? तो ये 6 पोस्टुलेट्स दिए आपके किसने? डाल्टन ने, और इन 6 पोस्टुलेट्स को मिलाकर के हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का नाम दे देते हैं, और जो कुछ हद तक सही भी थे। हालांकि आगे हम इसके ड्रॉबैक्स भी पढ़ेंगे जब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा, वहां पर कुछ कमियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं वहां पर कि इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इसके, ठीक है। जब आगे साइंस ज्यादा एडवांस हो गया भैया, ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, एडवांस साइंटिस्ट आ गए, क्योंकि सुविधाएं जितनी ज्यादा होंगी उसके हिसाब से साइंस डेवलप करता है अपने आप को, ठीक है। तो उसके बाद थ्योरी भी चेंज होती गई। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने पहले ही आपको बताया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 2 लॉज को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर 2 लॉज आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ
डेफिनेट प्रोपोर्शन और यू कैन से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन दोनों को ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। कहीं ना कहीं इसने भी वही बातें करी हैं जो उनमें कही गई है, ठीक है, उनको इसने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज द फर्स्ट मॉडर्न अटेम्प्ट, ये पहला मॉडर्न अटेम्प्ट था या पहला मॉडर्न एटम था जो डिस्क्राइब करता है बिहेवियर, एटम के बिहेवियर को, एटम के नेचर को डिस्क्राइब करता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम के नेचर को डिस्क्राइब करता है इन टर्म्स ऑफ एटम्स। मैटर जो होता है ना, मैटर का जो नेचर है, बिहेवियर ऑफ मैटर और नेचर ऑफ मैटर को एटम्स के टर्म्स ऑफ एटम्स, है ना, एटम्स के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले कौन डिस्क्राइब करता है उसको, आपकी डाल्टन। दिस थ्योरी वाज यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड्स सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर जो 2 लॉज आते हैं उनका ये सिंपल यहां पर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है हमको, जिसमें पहला है आपका द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको 6 पोस्टुलेट्स। थ्योरी दैट द एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स, है ना, जो एलिमेंट्स हैं वो किसके बने हैं, एटम्स के बने हुए, या ग्रुप ऑफ एटम्स को आप एलिमेंट बोलते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था। दैट एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है भाई, एक्सप्लेन कर रहा है कि यहां पर जो एटम है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या, मास, किसी भी एटम का जो मास होता है या मैटर का जो मास होता है उसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। क्लियर है? तो ये उस लॉ को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम्स, एलिमेंट आपके एटम होते हैं इसमें, हैविंग फिक्स्ड मास, उनका जो मास होगा वो फिक्स होगा, और दैट द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। वहां पर जो एटम्स का काइंड होगा, उसका जो टाइप होगा वो भी फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। ये किस लॉ को यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक फिक्स रेशियो में होता है, डेफिनिट रेशियो में होता है ना। दैट वाज गिवन बाय प्राउस्ट, ये प्राउस्ट ने दिया था, उसको प्राउस्ट ने दिया था। और पहला वाला जो लॉ था कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको लेवोजियर ने दिया था, ठीक है। तो इन दोनों लॉज को यहां पर कौन एक्सप्लेन कर रहा है, डाल्टन कर रहा है। इसी को डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी इस चैप्टर्स के। अभी धीरे धीरे करके आप पढ़िए, रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन से अच्छी डिवीजन मिलती है, ये मैं हमेशा बोलता हूं। और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना है, ठीक है। तो आज के लिए आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, एक फ्रेश क्लास में, फ्रेश लेक्चर में, एक फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड कीप वॉचिंग योर इजोटी साइंस, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।